अगर आप पहली बार आप लोग मुझे देखने आए हैं यहाँ पर, तो मेरा नाम अदिति है और कंप्यूटर साइंस से मैंने अपना JRF क्वालिफाई किया और आप सभी लोगों के लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की ही क्लासेस लेकर आते हैं JRF अड्डा पे। अगर आप सभी लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोगों को पढ़ाया हुआ पसंद आता है, आप हमारे साथ में कंटिन्यू करना चाहते हैं अपनी JRF की जर्नी के अंदर, आप हमें हमारे साथ में इस पार्टिसिपेशन के साथ में आगे लेके जाना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए JRF अड्डा के ऊपर आपके सारे कोर्सेज भी आते हैं, आपकी सारी टेस्ट सीरीज भी है जो इस वक्त अवेलेबल है। तो अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं तो आपके लिए सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल है। आपका सपोर्ट नंबर आपके सामने है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, पूरी की पूरी मॉक टेस्ट आप ले सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए 3 कैटेगरीज यहाँ पर बनाने वाली हूँ, ठीक है ना। तो ये आप सभी लोगों की है कैटेगरी 1। इस कैटेगरी 1 को मैं बोलती हूँ कि ये जो कैटेगरी है ये है आप लोगों की डेली वाली कैटेगरी। डेली वाली कैटेगरी बोले तो डेली आपको अगर इनका एक एक क्वेश्चन आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं लगाया तो मेरे को ऐसा लगता है कितने भी होशियार हो, कितना भी आपका IQ स्ट्रांग हो, एग्जाम पॉइंट के ऊपर या तो समय बहुत ज्यादा लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के अंदर, या आपका ये क्वेश्चन फंस जाएगा। ठीक है जी। तो अगर मैं बात करूं तो ये डेली वाला टॉपिक है, सभी लोग जानते होंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है और आप लोगों का डेटा इंटरप्रिटेशन वाला टॉपिक हो जाता है। ठीक है। अगर मैं बात करूं तो डेली के एक एक आपको ये करने हैं। पिछले 10 साल के अंदर, 10 ईयर्स के अंदर आप लोगों को जितने भी सवाल पूछे गए हैं इन टॉपिक्स के वो करने हैं। अब 10 साल के अंदर 10 पेपर तो आप लोगों के पेपर 2 के होंगे, तो 10-10 RC और 10-10 DI तो वहां से निकल जाएंगे, 10 से ज्यादा ही निकलेंगे क्योंकि एक साल के अंदर 2 बार पेपर होता था। फिर 2020-21 वाला टाइम आया तो कोविड की वजह से वो 3 साल के अंदर जो है वो आप लोगों की पेपर की थोड़ी साइकिल बिगड़ी। मार्च, जून और फिर दिसंबर के अंदर 3 बार 2023 के अंदर पेपर आया। ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूं तो आपके खुद की, जैसे मैं कंप्यूटर साइंस की हूं, तो कंप्यूटर साइंस के अप्रोक्सीमेटली मेरे पास में 15 RC आ गए हैं और 15 DI आ गए हैं। तो ये तो आप लोगों को करने ही करने हैं मिनिमम। इसके अलावा आपको टॉप 5 सब्जेक्ट्स जो है ना जिसके अंदर पेपर बनता है, जैसे मैं आप लोगों को नाम लिखती हूँ, कॉमर्स हो गया आप लोगों के लिए, आपके लिए पॉलिटिकल साइंस हो गया, आपके लिए जो है वो ज्योग्राफी हो गया, आपके लिए जो है वो हिस्ट्री वाला पेपर हो गया, और आपके लिए दोनों लैंग्वेजेस हो गई, इंग्लिश हो गया और आप लोगों के लिए हिंदी हो गया। ठीक है। ये कुछ ऐसे पेपर्स है जो आपके सब्जेक्ट के अलावा आपको करने ही करने हैं। अगर कोई ऐसा है जिसका इनमें से कोई सब्जेक्ट अटकता है तो मैं 2 पेपर्स के नाम और लिख रही हूं, जिसको मैं बोल रही हूं सोशियोलॉजी और मैं आप लोगों को बोल रही हूं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। कुछ सोच समझ के, कुछ रिसर्च करके ही यहाँ पर आई हूँ, इसीलिए ये 2 पेपर का नाम लिखा है, बाकियों का नहीं लिखा है। जो मुझे जानता है वो समझ गया होगा कि मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ। जो पहली बार देख रहा है एक बार ट्रस्ट करके देखो और ये पेपर करके देखना, आपको पता लगेगा। ये सब कुछ मैं बोल रही हूँ कि पेपर 1 के अंदर, है ना, इनके पेपर 1 करने आपको, ये नहीं पता चले कि खुद कंप्यूटर साइंस के और कॉमर्स का पेपर 2 करने लग रहे हो, क्योंकि अदिति मैम ने एक वीडियो के अंदर बोला था हम इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, थोड़ा तेज दिमाग एग्जाम के लिए बचा के रखेंगे। तो ये जो सीन है ये मैं बोल रही हूँ कि इनका अपना अपना पेपर 2 जो है वो तो करना ही करना है, उसमें आप लोगों को अप्रोक्सीमेटली 15 RC और DI मिल जाएंगे। इनके भी पिछले 10 साल के जो है वो आप लोगों को RC और DI निकालने, तो आपके पास में अप्रोक्सीमेटली 50 RC से DI हो जाएंगे अगले 60 दिन के लिए। ठीक है। अगर मैम अगले 60 दिन के लिए ये करना है तो फिर बात ऐसी है कि आप सभी लोगों को जब DI सॉल्व करना है तो DI आप लोगों से डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा, स्पेशली मिसिंग DI या 2 टेबल वाला DI इस बार इन दिनों अभी पूछने लगे UGC नेट, तो फिर उनके लिए क्या होगा, उनके लिए होगा घपला। घपला तब होगा जब तक आप लोगों का मैथ्स वाला पोर्शन स्ट्रांग नहीं है तो DI नहीं निकलेगा। पर मैथ्स के अंदर मैं आपको 3 यूनिट के नाम लिख के दे रही हूँ, ये यूनिट आप लोगों को पढ़नी है या इनके बेसिक्स आपको पढ़ने हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को एवरेज बहुत ही थॉरोली क्लियर होना चाहिए, परसेंटेज आप लोगों को बहुत थॉरोली क्लियर होना चाहिए, रेशो और आप लोगों का जो प्रपोर्शन वाला टॉपिक है ये आपको एकदम थॉरोली एकदम क्लियर होना चाहिए। ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये आप सभी लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी नंबर 2 जो है ना वो मैं आप लोगों को बोलती हूँ नीडी कैटेगरी। नीडी कैटेगरी मैंने इसका नाम इसलिए निकाला है क्योंकि ये पढ़ के जाना मजबूरी हो गई है आज के जमाने में। आज के जमाने में मतलब जो NTA है, जो आप लोगों का एग्जामिनर है, वो आजकल सबसे ज्यादा जिन यूनिट्स पे सवाल पूछता है, जिन टॉपिक्स पे सवाल पूछता है, वो ये कैटेगरी है। ये जो कैटेगरी है इस कैटेगरी के जो मेंबर्स है उनसे मिलवा देती हूँ। कैटेगरी के मेंबर नंबर 1 है ICT, कैटेगरी के मेंबर नंबर 2 है मैथमेटिकल रीजनिंग, और कैटेगरी के जो तीसरे बिल्कुल एकदम प्रतिष्ठा के साथ में, परंपरा के साथ में जो पधार रहे हैं वो है लॉजिकल रीजनिंग यानी कि एला। ठीक है जी।
जूही मैम ने बोला था मैं रोज कर रही हूँ, बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड निशा। ठीक है ना, तो ये जो तीनों के तीनों मेंबर्स हैं, ये तीनों मेंबर्स हो गए हैं बहुत ही ज्यादा परमानेंट और नीडी मेंबर्स। पिछले 5 सालों के अगर ट्रेंड को एनालाइज करोगे, मैंने अभी आपके लिए रिसेंटली ट्रेंड एनालिसिस वाले वीडियोस डलवाए थे चैनल पर, वो इसीलिए डलवाए थे। अगर आप थोड़ा सा ट्रेंड एनालिसिस करोगे तो सबसे ज्यादा सवाल ऑन एन एवरेज आप निकाल के देखोगे पिछले 10 साल के पेपर्स में, तो वो आपको इन्हीं तीनों यूनिट्स के मिलेंगे। स्पेशली 2019 के बाद में जो आपके पेपर एनटीए बनाने लगा है, उसके अंदर इनका लेवल नेक्स्ट लेवल इंक्रीज हुआ है। अगर आप लोगों ने पिछले 2023 का पेपर देखा है या 2023 का पेपर दिया है, तो आप मुझसे अग्री करोगे कि तीनों वाले पेपर्स में, मार्च में, जून में और दिसंबर में, तीनों पेपर में मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए थे। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि पेपर का पूछने का तरीका भी और आप लोगों के लिए एग्जामिनर का माइंडसेट भी कैसा है, प्रैक्टिकल सवाल पूछने पर बहुत ही ज्यादा फोकस है, न्यूमेरिकल पोर्शन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस अभी एनटीए करने लग गया है। एक एक करके टॉपिक के नाम लिख देती हूँ। सबसे पहले आईसीटी के ऊपर बात करती हूँ। तो आईसीटी के अंदर वैसे तो सभी चीजें मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है, मेरा ही यूनिट है ना, अपना ऐसा बोलते हैं ना घर की खेती है, कंप्यूटर साइंस से हूँ, तो आईसीटी तो मैंने आपको सबसे ज्यादा पढ़ाया है। बट स्टिल मैं अगर फिर भी एकदम अपने आप को एकदम कंजूसी से करके भी आप लोगों के लिए कुछ टॉपिक यहाँ पर निकाल के दूं ना, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर उठाऊंगी नंबर सिस्टम को। ठीक है ना, अब आप सोचोगे कि मैम बाकी सारी चीजें छोड़ के आप नंबर सिस्टम कह रही हो। स्कोरिंग ये ऐसी चीज है जो एक बार सीख ली तो क्वेश्चन गारंटी सही होगा ही होगा। अगर नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आ गया तो 2 नंबर गारंटी है, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा नहीं कि ट्रिकी है, ये हमें ट्रिकी लगता है, हमें ऐसा लगता है कि ये डिफिकल्ट है। एक बार सीख लिए ना कन्वर्जन करना, नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस करना, आपको बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं होगी, ये मेरा वादा है। बस आपको अच्छे से करके आना चाहिए, सही है। नंबर सिस्टम के बाद में अगर मैं आप सभी लोगों से बात करूं तो देन मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूं जितनी भी आप लोगों की न्यू टेक्नोलॉजीज आई है, जितने भी आप सभी लोगों के लिए टेक्स आई है, जैसे एआई के ऊपर आप लोगों का सवाल, वर्चुअल रियलिटी के ऊपर आपका सवाल, ऑगमेंटेड रियलिटी के ऊपर आप लोगों का सवाल आ गया है। ठीक है ना, जिगबी नाम अगर आपने नहीं सुना है तो सुन लो। ठीक है, देन आप लोगों के लिए वोल्ट के ऊपर सवाल आ जाना, देन आप सभी लोगों के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर सवाल आ जाना, है ना, वर्चुअलाइजेशन के ऊपर आप लोगों का पिछले ही साल दिसंबर के अंदर ही सवाल बना है। यानी जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है वो सारी चीजें। इसके अलावा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर आप लोगों के जितने भी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स आते हैं, इन सब पे भी लगातार आपका सवाल बनता है। जूम का कितना मिनिमम मिनट्स होते हैं फ्री, गूगल में कितने लोग, गूगल मीट में कितने लोग एक साथ आ सकते हैं, ट्विटर के ऊपर कितने कैरेक्टर्स जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पर क्या होता है, इस बटन का मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, मतलब कुल मिला के ऐसी चीजें जो वेब की जनरेशन से रिलेट करते हैं, ऐसे लर्निंग सिस्टम और ऐसे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, है ना, मूडल क्या होता है, डूडल क्या होता है, इस तरीके से आप लोगों के जो सवाल होते हैं ये डेली रूटीन में आपके बड़े काम आते हैं। न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही आपके सारे के सारे रिसर्च इन आईसीटी वाले रिसोर्सेज भी कवर हो जाते हैं, तो ये भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। ठीक है ना, इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट जो यूनिट मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ, नेक्स्ट यूनिट या नेक्स्ट टॉपिक मैं यहाँ पर लिखूंगी, वो मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि ये तो बिल्कुल ऐसा आप लोगों की हनुमान चालीसा है, एकदम होनी ही चाहिए दिमाग के अंदर, और वो है आप लोगों का मेमोरी, मेमोरी टाइप्स, मेमोरी हायरार्की और मेमोरी से रिलेटेड न्यूमेरिकल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है ना। जितने भी आप लोगों का न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है वो यहाँ पर आपका कवर हो जाता है मेमोरी के न्यूमेरिकल वाले पार्ट में। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, सबसे जरूरी टॉपिक आपका डिजिटल हाइजीन। कई बार मैंने ये चीज रिपीट करी अपनी क्लासेस में, कोई रेगुलर स्टूडेंट है तो जानता होगा, कई बार रिपीट करती हूँ कि डिजिटल हाइजीन की अलग से एक हैंडबुक थी जो खुद यूजीसी ने रिलीज करी थी कि किस तरीके से नेटिकेट्स मेंटेन किया करके रखे जाने चाहिए। अगर आप एक साइबर स्पेस पर काम कर रहे हो, आज सब चीज़ें आप इंटरनेट के थ्रू ले रहे हो, फ्री पब्लिक नेटवर्क पर आप जा रहे हो, तो आपकी सिक्योरिटी के बड़े इश्यूज आते हैं। तो कैसे सिक्योरिटी को मेंटेन करके चलना है, कैसे मैलवेयर से बचना है, ये सारी चीज़ें डिजिटल हाइजीन में लिखी जाती है। और ये टॉपिक आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। अटैक्स के ऊपर लगातार सवाल आते हैं, फिशिंग, स्मिशिंग, है ना, मास्करेड अटैक क्या होता है, मैन इन द मिडिल अटैक क्या होता है, डीओएस क्या होता है, डीडीओएस क्या होता है, ठीक है, वायरसेस कितने होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, पॉलीमॉर्फिक वायरस कैसे अलग है बाकी सभी वायरस से, कौन सबसे सीवियर होता है ना, वॉर्म कैसे अलग है, रैंसमवेयर क्या होता है, कुल मिला के ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं।
अग्री, क्लियर है, थम्स अप हो जाना चाहिए एक बार फटाफट से लाइव चैट के अंदर अगर यहाँ तक आईसीटी वाला पार्ट समझ में आया होगी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक लिख रही हूँ, मैं कोई आप लोगों को XYZ नहीं बोल रही हूँ, मैं नहीं लिख रही हूँ सॉफ्टवेयर पढ़ के लो, मैं नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ स्कोरिंग, वो चीजें पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, पढ़नी ही है, पेड कोर्स में मैंने सभी पढ़ाया है, सब पढ़ाया है ना, बट मैं फिर कह रही हूँ कि इन पर खास ध्यान देना है। अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा था तो ये तो पढ़ के जाना ही जाना है, सही है, सही। अगली सवाल की अगर मैं बात करूं, अगली यूनिट की बात करूं तो मैथमेटिकल रीजनिंग उठा लेती हूँ। सबसे ज्यादा टॉपिक अगर मैं किसी यूनिट के लिखूंगी तो वो मैथमेटिकल रीजनिंग के लिखूंगी, क्योंकि पिछले सालों में पूछा ही सबसे ज्यादा ये गया है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एज वाला टॉपिक उठा लो, ठीक है। देन आप लोगों के लिए टाइम एंड वर्क वाला टॉपिक आप उठाओगे, टाइम एंड वर्क के साथ में ही हम लोग पाइप एंड सिस्टम वाला टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। देन अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों से तो यहाँ पर आप लोगों का आता है मिक्सचर एंड एलिगेशन, इस पर भी पिछली बार बड़े सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों से तो यहाँ पर आप लोगों का आ जाता है स्पीड एंड डिस्टेंस वाला टॉपिक, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस वाला टॉपिक। अब ये जो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस है इसमें ट्रेन वाले सवाल भी पूछे जाते हैं और इसमें बोट वाले सवाल भी पूछे जाते हैं, वही अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वो वाला टॉपिक है ये। देन ऑफ कोर्स सबसे यूनिवर्सली फेमस टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का सवाल हर बार पूछा जाता है। देन आप लोगों का P&L यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस वाला टॉपिक हो गया। मैं लिखना चाहूँ तो और बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ लिख सकती हूँ, बट मिनिमम इतना तो हम लोगों को पढ़ के जाना ही है और सब इंटर रिलेटेड है, सब इंटर रिलेटेड है। एक बार अगर इनके बेसिक्स पकड़ लिए तो सभी टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे, है ना। मैंने अच्छे से ये आप लोगों को, अगर आपने मैराथन वीडियोस देखे तो मैंने आपको पढ़ाया है, इसके अलावा आयुषी मैम आप लोगों को पढ़ाती है, ठीक है। थोड़ा बहुत रीजनिंग वाला पार्ट भी ऐड कर देती हूँ इसके अंदर। रीजनिंग के अंदर मैं ज्यादा टॉपिक नहीं ले रही हूँ, सर्टेन टॉपिक्स ले रही हूँ। तो सबसे पहले मैं रीजनिंग में जो आप लोगों का नंबर सीरीज वाले सवाल होते हैं, ये हर साल आप लोगों के आते हैं, डेफिनेटली गारंटी है कि ये आएगा ही आएगा, है ना। तो ये आप लोगों का टॉपिक हो गया। देन आप सभी लोगों के लिए ऑर्डरिंग वाले जो सवाल है, रैंकिंग एंड ऑर्डर वाले सवाल, एक ये हो गया और एक आप लोगों का अरेंजमेंट वाला सवाल हो गया, ठीक है। अब मैं चाहूं तो यहाँ पर ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन ये लिख सकती हूँ, बट मेरे हिसाब से ये वाले पार्ट है जो सर्टेन टॉपिक्स हैं, है ना, ये तो करके ही करके जाने वाले कुछ टॉपिक्स हैं जो यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग चले तो नेक्स्ट हम लोग चलेंगे लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर। तो लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन कतई भूल के नहीं जाना है, आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स हो गया, फैलेसी कतई नहीं छोड़ के जाना है, बोथ इनफॉर्मल फैलेसी एंड फॉर्मल फैलेसी। फॉर्मल फैलेसी से ही निकल के आता है आप लोगों का मूड्स एंड फिगर वाला टॉपिक, तो मूड्स एंड फिगर यहां से हो गया। देन स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से ही रिलेट करता है आप लोगों का इमीडिएट इन्फेरेंस वाला टॉपिक, तो ये इमीडिएट इन्फेरेंस वाला टॉपिक हो गया। जो सारी चीजें यहाँ लिख रही हूँ वो सारी चीजें पढ़ाऊंगी भी, तो आप टेंशन मत लेना, है ना, ये सारी चीजें पढ़ेंगे भी, ठीक है। आर्ग्यूमेंटेशन वाला टॉपिक सारे के सारे मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। और सोचो, और यहाँ पर वैसे तो लॉजिकल रीजनिंग वाला पोर्शन भी है, तो इंडियन लॉजिक भी आएगा ही आएगा, तो यहाँ पर एक टॉपिक मैं और ऐड कर देती हूँ, वो है आप लोगों का हेतअभ्यास। ये मेरे हिसाब से आपके हो गए कैटेगरी 2 से टॉपिक, ठीक है जी। कैटेगरी नंबर 3 पर, और ये जो कैटेगरी नंबर 3 है, जैसे मैंने डेली वाली बताई, नीडी वाली बताई, वैसे ही कैटेगरी नंबर 3 है। और कैटेगरी नंबर 3 जो है वो है, मैंने जैसा लिखना है वो है याद करने वाली कैटेगरी। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझनी भी पड़ेगी और साथ ही साथ आप लोगों को याद भी रखनी पड़ेगी। ये कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो आप सब लोगों को कॉन्सेप्ट ड्रिवन चीजें देगी, है ना। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तब तक काम नहीं चलेगा, और केवल समझने से काम नहीं चलेगा क्योंकि इनको याद भी रखना पड़ेगा। तो ये आप लोगों की रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, और आप सभी लोगों के लिए हो गई आपकी कम्युनिकेशन यूनिट, ठीक है। एक एक करके इनके भी टॉपिक्स लिखते हैं। कलर बताओ। चलो, तो सबसे पहले मैं कम्युनिकेशन की यूनिट्स लिखती हूँ। कम्युनिकेशन की अगर टॉपिक्स की मैं बात करूं तो मेरे लिए आते हैं बैरियर, है ना। क्लासरूम कम्युनिकेशन की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, और क्लासरूम कम्युनिकेशन के अंदर जो आप लोगों का बैरियर वाला टॉपिक है वो,
देन आता है आप लोगों का मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन वाला टॉपिक। बस ये 2 ही टॉपिक है जो मैं मानती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कम्युनिकेशन में कितना भी पढ़ के चले जाओ, हमेशा कम्युनिकेशन के 2 सवाल ऐसे बनते हैं जो समझ ही नहीं आते कहाँ से पूछे गए हैं। सच्ची बता रही हूँ कसम से, मुझे तो आज तक समझ नहीं है कि ये बनते कहाँ से। या तो ये मास मीडिया से आते हैं, मास कम्युनिकेशन से आते हैं, ये भगवान ही जाने युगांडा के पेपर बनाने वाले ने बनाता है क्या, क्योंकि मेरे तो समझ में आते नहीं है कि ये क्या पूछना चाह रहा है। रिसर्च के अंदर जो आप लोगों का प्री पीएचडी वाला टॉपिक्स है, जो आप लोगों की कोर्स वर्क के अंदर जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं या पढ़ाए जाते हैं, उस पर आजकल बहुत इंक्लिनेशन आया है। स्पेशली पिछले 3-4 साल के पेपर्स देखोगे तो ज्यादातर सवाल आप सभी लोगों से एथिक्स वाले पोर्शन पे पूछे जाने लगे हैं। अब एथिक्स सुनने में सिंपल लगता है और वैसे भी डायरेक्ट लगता है, पर एथिक्स से रिलेट करता है आप लोगों का प्लेजरिज्म, ठीक है ना। तो प्लेजरिज्म वाले टॉपिक हो गए। इसके बाद आपके जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप लोगों के रिसर्च से रिलेट करते हैं, रिसर्च के अंदर रिलायबिलिटी चेक करने के लिए, वैलिडिटी चेक करने के लिए, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, आप लोगों का पूरा टॉपिक सबके सब इस सॉफ्टवेयर के अंदर आने लग गया है। तो मुझे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, बट ये जो आप लोगों का हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाला टॉपिक है ना, ये भी यहीं पर आ गया। आप लोगों के लिए जितने भी आप लोगों के रेफरेंसिंग स्टाइल वाले टॉपिक हो गए, ये सारे के सारे इसके अंदर आ गए। प्लेजरिज्म तो आ ही गया ऑफ कोर्स इसके अंदर। इसके अलावा रिसर्च एथिक्स के जो पोर्शन है, उनके जो बेसिक मॉरल वैल्यू वाले क्वेश्चन है, वो भी इसके अंदर आ गए हैं। तो सारे सॉफ्टवेयर पर आपके काफी सवाल बने। इस बार न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बने हैं कुछ, वो भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाले यूनिट से ही बने हैं, है ना। सेंट्रल टेंडेंसी या मीन, मोड, मीडियन, इस तरीके के सवाल, स्टैंडर्ड डेविएशन टाइप के सवाल आप लोगों के बने हैं। देन दूसरा टॉपिक मुझे जो लगता है वो आपके लिए प्रायोरिटी वाइज लिख रही हूँ, सैम्पलिंग, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिस्टिक, नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग। देन आप सभी लोगों के जितने भी रिसर्च हैं, उन रिसर्च की टाइप्स हो गई। 25 टाइप की रिसर्च की शॉर्ट ट्रिक बना रखी है, वीडियो देखना चाहो तो देख लेना। बहुत सारे वीडियोस तो इसमें से मैंने बनाए हुए हैं आप लोगों के लिए, बट स्टिल ये टॉपिक आप लोगों का हो गया कि आपके टाइप्स ऑफ रिसर्च जो है वो आप लोग कवर करके चलो। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक और टॉपिक ऐड करना चाहूँ तो वो मैं ऐड करती हूँ हमेशा ही आप लोगों के लिए वैलिडिटी और आप लोगों के लिए रिलायबिलिटी। अब ये जो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी है ना, इसके डायरेक्ट सवाल नहीं पूछे जाते अब इनके इनडायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। इनके टाइप्स के ऊपर आप लोगों के बहुत ही ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का रिसर्च के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर इनडायरेक्टली पूछी जाती है, बट हाँ ये कुछ मेजर चीजें हैं जो मुझे लगता है कि आप लोगों को करके जानी ही जानी है। देन अगर मैं बात करूँ तो टीचिंग एप्टीट्यूड पे आ जाती हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर मैं सबसे पहले बात करूंगी अगेन जो टेक रिलेटेड सवाल है वो आप लोगों के पूछे जाते हैं। टेक रिलेटेड में फिर से एलएमएस लिखूंगी, सीएमएस लिखूंगी। देन आप लोगों के लिए आपने नाम सुना होगा स्वयं, है ना। स्वयं के साथ में स्वयं प्रभा पे आप लोगों ने बहुत सवाल देखे होंगे। देन आप लोगों का मूक हो गया, ठीक है। और जितने भी आप सभी लोगों के स्किल बेस्ड टीचिंग सिस्टम्स है तो वो वाला आपका सारा सवाल हो गया। ये हायर एजुकेशन से थोड़ा सा रिलेट करता है, इंटीग्रेटेड टाइप है। देन आप सभी लोगों के लिए अगर मैं बात करूं तो आप लोगों की ब्लूम और आपका गैगनीज, दोनों की टेक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ने टीचिंग के लिए दी है, लेवल्स ऑफ टीचिंग के लिए, और एक ने लर्निंग के लिए दी है, लेवल्स ऑफ लर्निंग। तो दोनों ही बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। एक टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आप लोगों का टीचर और आप लोगों का लर्नर सेंट्रिक अप्रोचेस। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के नाम से भी हम लोग पढ़ते हैं, तो ये आप लोगों का यूनिट हो गया एक। इसके अलावा देखो मैं यहाँ पर चाहूँ तो बहुत सारे थ्योरिस्ट के नाम लिख सकती हूँ जिनकी थ्योरीज के ऊपर आप लोगों के काफी डायरेक्ट सवाल बनते हैं, बट मोस्ट रिपीटेटिव की अगर मैं बात करूंगी तो मैं यहाँ पर इवैल्यूएशन को उसके ऊपर लेके जाऊंगी। जो आप लोगों का इवैल्यूएशन सिस्टम है, नॉर्म रेफरेंसिंग, क्राइटेरिया रेफरेंसिंग, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन जितने भी होते हैं वो सारे यहाँ पर मैं लिखूंगी। ये आप लोगों के हो गए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टीचिंग एप्टीट्यूड के। तो कैटेगरी नंबर 3 जो याद करने वाली कैटेगरी है ये भी मैंने आप लोगों को बता दी है। अब मैं आ जाती हूँ मेरी फाइनल कैटेगरी के ऊपर जो है मेरी कैटेगरी 4। कैटेगरी 4 जो है वो कहती है आप सभी लोगों के लिए रटो, फुल ऑन रटने वाली कैटेगरी है भैया। यहाँ पर तो आपको याद भी नहीं रखना है, मतलब ऐसा भी नहीं कि समझ के याद कर लिया। यहाँ पर ज्यादातर चीजें 90% चीजें आपको रटनी ही पड़ेगी। ये बिल्कुल ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वाले बच्चों का एकदम फेवरेट, एकदम दिल का मन पसंद एकदम यूनिट हो जाने वाले हैं यहाँ पर। और वो है आप लोगों के लिए पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट और आप लोगों के लिए हायर एजुकेशन। रटो लिख रही हूँ और साथ में लिख रही हूँ डायनामिक। ये लो भाई मैम आप क्या कहना चाहते हो, एक बात बोलो। दो चीजें ऐसी लिख रहे हो जो एक साथ आती नहीं है। एक जगह कह रहे हो कि रटो,
स्टैटिक वाला पार्ट, और एक जगह कह रहे हो डायनामिक वाला पार्ट है। बिल्कुल है, क्यों? क्योंकि ये है आप लोगों का करंट से रिलेटेड। करंट के अंदर जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेट करके यहाँ पर सवाल पूछे ही पूछे जाए। हायर एजुकेशन से शुरुआत करूंगी। आप सभी लोगों के लिए जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो आपके प्री इंडिपेंडेंस और आपके पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के अंदर जो एजुकेशन चला था, उस पर बड़े सवाल आते हैं, स्पेशली वैदिक टाइम पे जो चला है ना, पोस्ट प्री, ये सारी चीजें आप लोगों की बड़ी पूछी जाती है। एक चीज जो मैं कभी आप लोगों को बोलूंगी कि भाई आंख बंद करके है, वो है एनईपी 2020। 2020 में आई थी, 2024 का पेपर देने जा रहे हो, फिर भी मैं आप लोगों को बोल सकती हूँ गारंटी यहाँ से आपके 2 से 3 सवाल बनेंगे। अब एनईपी बहुत बड़ा है, एनईपी के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे, तो डेफिनेटली आप लोगों को इसको बहुत थॉरोली पढ़ना है। मतलब एनईपी तो खतरनाक पढ़ के चले जाओ आप, आपका पूरा हायर एजुकेशन एनईपी से ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों का जितना भी टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग हो गई या आपके हायर एजुकेशन में हो गया, जितना भी स्किल बेस्ड एजुकेशन हो गया, जितना भी आप लोगों का वोकेशनल एजुकेशन हो गया, ये सब की सब चीजें जो है वो आपके एनईपी से रिलेट करती है। मुझे कुछ और लिखने की जरूरत ही नहीं, मैं सिर्फ एनईपी लिख देती हूँ। ये सब की सब चीजें आपकी एनईपी से रिलेट करती है। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट वाले यूनिट की, तो देखो एनवायरनमेंट के अंदर सबसे पहले हमको पढ़ने हैं प्रोटोकॉल्स एंड कन्वेंशन, कौन से कब आए। देन मैं एक यूनिट हमेशा लिखती हूँ यहाँ पर टॉपिक, वो है पॉल्यूशन। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज जो है वो आप लोगों का हर बार सवाल बनता है वहां से। तो पॉल्यूशन के क्या इम्पैक्ट्स हैं, पॉल्यूशन कैसे होता है, इन पर बहुत सवाल पूछे जाते हैं। और डायरेक्टली जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनसे कौन कौन सी डिजीजेस होती है, उस पर भी आप लोगों के बहुत सवाल पूछे जाते हैं। तो ये भी टॉपिक है जो आपके लिए वेरी वेरी और वेरी ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप सभी लोगों से, जैसे मैंने लिखा डायनेमिक है, करंट से रिलेट करता है, तो जो हमारे एनर्जी रिसोर्सेज है वहां से बड़े सवाल आते हैं, जो आप लोगों के नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, और जो भी हमारे पास में टाइप्स ऑफ एनर्जी हैं उनका क्या करंट डेटा है, पूरा का पूरा वो। ठीक है, मैं आपको इनके रिसोर्सेज बताऊंगी बाकायदा, जैसे मैंने आप लोगों को आईसीटी के अंदर वेबसाइट्स बताती हूँ, हमेशा मिनिस्ट्री बताती हूँ ना, बिल्कुल वैसे ही इनके भी मैं आपको रिसोर्सेज बता दूंगी इस पूरी नाइट सीरीज के अंदर। तो आप वहां से जाके इसका डेटा, एक्चुअल डेटा या जो एकदम लेटेस्ट डेटा है वो आप लोग याद करके जाना, वही आप लोगों से पूछा जाएगा। टिक करने वाले क्वेश्चन नहीं है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सोचना है ये है वो, सीधा याद करो, रटो और जाओ, धड़ाधड़ टिक करो, है ना। ये बहुत स्कोरिंग होते हैं टॉपिक। तो ये हो गया आप सभी लोगों के लिए। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहाँ पर जो हर बार सवाल बनता है, जैसे तो प्रोटोकॉल्स एंड कन्वेंशन में वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, पर आप लोगों का मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और आप लोगों का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इन पे भी आपके हर बार सवाल पूछे जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरे हिसाब से आपके मतलब की है।